Welcome back, my friends. Today we have discussed about a new chapter known as kinetic theory of gases. आज हम लोग kinetic theory of gases चैप्टर को स्टार्ट करेंगे. इसमें काफी कुछ केमिस्ट्री से रिलेटेड वर्ड्स मिलेंगे आपको. तो चैप्टर का नाम पहले आप लिख लीजिएगा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. इसका जो फर्स्ट लॉ है इसको बोलते हैं बायल्स लॉ. रॉबर्ट बायल ने 1662 में इस लॉ को डिस्कस किया या दिया. इस लॉ में क्या कहा यह बात समझने की है. देखिए, जो बायल्स लॉ है वो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए है. आइसोथर्मल मींस एट कांस्टेंट टेम्परेचर. इनके अकॉर्डिंग कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए गिवन मास ऑफ द गैस का, तो प्रेशर और वॉल्यूम दोनों एक दूसरे के इनवर्सली होते हैं. कैसे होते हैं? ध्यान से बात को समझना. इसका यही स्टेटमेंट बनाना है मुझे. तो पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, बाद में इस फॉर्मूले को नोट करिएगा. सबसे पहले कहेंगे अकॉर्डिंग टू बायल at constant temperature for given mass of a gas, volume is inversely proportional to pressure. दैट इज करके अब ये फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, P प्रोपोर्शनल 1/V या V प्रोपोर्शनल 1/P, जैसा भी आप लिखना चाहें. इसी को अगर हम चाहें प्रोपोर्शनलिटी हटाए कांस्टेंट लिख दें, देखो तो इसको एक स्टाइल से ऐसे भी लिख सकते हो, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट. दिस इज नोन एज बायल्स लॉ. ये तो सिंगुलर कंडीशन पे हो गई. अगर टू डिफरेंट कंडीशंस को लिया जाए, पहली सिचुएशन में प्रेशर होगा P1, वॉल्यूम होगा V1, फिर प्रेशर हो गया P2 तो वॉल्यूम चेंज होकर हो जाएगा V2. तो हम इसको ऐसे भी लिख पाएंगे, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. ये मैथमेटिकल फॉर्मेट है बायल्स लॉ का. अगर कभी ग्राफ वगैरह आ जाए बाय द वे एग्जामिनेशन में आपके बनके, देखिए प्रेशर और वॉल्यूम का अगर ग्राफ कभी प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम पूछा जाए तो इनवर्सली है ना, इनवर्सली कर्व इस तरीके से बनते हैं. ये ग्राफ होगा बायल्स लॉ के लिए. किसके लिए? और यहां पर कांस्टेंट क्या रखा हुआ है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर. ध्यान रखिएगा. लेकिन अगर इसी ग्राफ को हम कुछ इस तरीके से बना दे, देखो ये वॉल्यूम की जगह 1/V ले लिया जाए, प्रेशर वर्सेस 1/V, तो फिर ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा. ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए. तो इतना आप नोट करिए पहले. तो देखिए बायल्स लॉ के बाद 1773 के आसपास, 1773 या 80 के आसपास चार्ल्स ने, उन्होंने 1662 में दिया था बायल ने. चार्ल्स ने 1770 के बाद, कई साल बाद, देखो भाई 100+ ईयर्स आफ्टर, चार्ल्स ने एक रूल दिया है और इसमें उन्होंने कांस्टेंट प्रेशर करने के लिए बोला है. क्या बोला है? देखो मेरी बात को पहले समझिएगा, फिर इसका स्टेटमेंट लिखेंगे. एट कांस्टेंट प्रेशर. ध्यान ये रखना पहली चीज कि क्या कांस्टेंट रहनी है. तो चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट रहना है और बायल्स में क्या कांस्टेंट था? टेम्परेचर था. ये मेंशन रखिएगा अपने मन में. इन्होंने कहा अगर प्रेशर को हम कांस्टेंट कर लें और गैस का टेम्परेचर बढ़ाएं, धीरे धीरे रेज करें, या डाउन भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि मतलब रेज ही करने का, डाउन भी कर सकते हो आप. तो इन्होंने कहा अगर हम अप या डाउन करें टेम्परेचर को, तो पर डिग्री के लिए, ध्यान रखना, पर डिग्री सेल्सियस चेंज के लिए जो वॉल्यूम है ना, वो 0 डिग्री की वैल्यू से 1/273.15 टाइम्स चेंज होता है. यहां मतलब चेंज है, ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी. अगर डाउन कर रहे हैं आप, टेम्परेचर 0 से नीचे ले जा रहे हैं, 0 हमारा एक
इनिशियल पॉइंट रहेगा, 0 के वॉल्यूम को आप फाइंड कर लीजिए और जितना अपवर्ड टेम्परेचर गिवन हो उस वैल्यू से आप 1 अपान करके मल्टीप्लाई कर लीजिए। 1 डिग्री है तो इसलिए यहां 1 ले लिया। देखो पर डिग्री या 1 डिग्री, इसको हमने क्या बोला 1 डिग्री सेल्सियस चेंज के लिए। फॉर 2 डिग्री अगर यही मैं करूं 2 डिग्री चेंज तो कितना चेंज आएगा, देखो ये V1 कह दो, अभी 2 डिग्री ये सफिक्स में उसके डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा हूं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं V0 प्लस या माइनस जो भी आपने किया हो, तो 2 टाइम्स ऑफ 273.15। बात को समझना थोड़ा, जितना भी टेम्परेचर आप रेज करें या डाउन करें दोनों के लिए ये चीज चलती है। जैसे मान लो 3 डिग्री की बात करूं, 3 डिग्री सेल्सियस चेंज कर रहा हूं टेम्परेचर में, तो फिर ये वैल्यू क्या आ जानी चाहिए 3/273.15। बोलो इसको T डिग्री सेल्सियस की अगर हम बात कर लें, अननोन टेम्परेचर कोई भी हो, फॉर T डिग्री सेल्सियस चेंज, देखो चेंज ऑफ टेम्परेचर, मैं टेम्परेचर चेंज कर रहा हूं, मैंने चेंज इसलिए यूज किया है कि आप इसको इंक्रीज भी करा सकते हो डिक्रीज भी, 0 के अकॉर्डिंग सोचकर। तो फॉर्मूला VT बोल दिया जाएगा V0 और T टाइम्स ऑफ 273.15। आप चाहो इस फॉर्मूले कुछ इस तरह भी लिख सकते हो, V0 कॉमन भी ले सकते हो आप। देखो तो ये 1 प्लस माइनस T बाई 273. बताओ नहीं समझ में आ रही बात क्या? ये अननोन टेम्परेचर पर निकालने का मेथड है। जनरली इंक्रीज करने के क्वेश्चंस आते हैं, तो हम अगर इंक्रीज टेम्परेचर के लिए कंसीडर करते हैं तो ये फॉर्मूला प्लस में आ जाएगा बस, और डिक्रीज के लिए तो इसको उतना माइनस करना पड़ेगा। इतनी तो बात मुझे लग रहा है आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। इसी को हम आगे मॉडिफाई करेंगे एब्सोल्यूट टेम्परेचर के फॉर्म में। किसमें? अगर एब्सोल्यूट में कन्वर्ट कर दें, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर हमारा क्या कहता है, डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में 273 ऐड कर दिया जाता है कि नहीं, बताओ। तो ये जो 273 डिवाइड में है उसमें ऐड के साथ डिवाइड करेंगे उसको हम लोग। इस कंडीशन तक नोट करो, फिर मैं उसको एब्सोल्यूट में चेंज करके बताता हूं आप। देखो आप सिंपलिसिटी के लिए चाहें तो ये 273.15 है ना, इसको 273 भी लेके चल सकते हैं, मुझे एक्सप्लेन करना है। हम फिलहाल पॉजिटिव सेंस लेकर अभी यहां पर चले इंक्रीज टेम्परेचर के लिए। तो देखो हम इसी इक्वेशन को लिखेंगे VT इज इक्वल टू V0 1 प्लस T बाई 273। मैंने सिंप्लिसिटी कर दी, 15 पॉइंट का हटा दिया है। इसको जरा आप एलसीएम लेके देखो। अब इस जगह थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा, 273 मैंने क्या कर लिया, एलसीएम ले लिया है, तो ये हो जाएगा 273 प्लस डिग्री टेम्परेचर आ गया T, और 273 प्लस T को केल्विन टेम्परेचर बोलते हो कि नहीं, बताओ। ये तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर बनाता है, तो ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर हम T बोल देंगे। यहां पर इसको हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर कैपिटल T कहेंगे, यानी T प्लस 273 जो है इसको T केल्विन, राइट। और इस 273 को 0 प्लस 273 लेट कर सकते हो कि नहीं, बताओ। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस के लिए एब्सोल्यूट की वैल्यू बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, बताओ। अगर अब हम कहें तो देखो यही जो फॉर्मेट अभी निकाला हमने, VT इज इक्वल टू V0, अब यहां ऊपर T हो गया और नीचे T0 हो गया कि नहीं, बताओ। तो यहां से एक फॉर्मेट या इक्वेशन फॉर्म हो रहा, VT बाई T इज इक्वल टू V0 बाई T0। जैसे अभी पीछे P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 कराया था, मतलब क्या था, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। ऐसे वॉल्यूम बाई टेम्परेचर अलग अलग वैल्यूज के लिए इक्वल होते जा रहे हैं रेशियो। तो यहां से हम इसी चीज को सिंगल फॉर्म में अगर लिखना चाहें, जैसे इसको V1 बाई T1 सोचो आप, इसको V2 बाई T2 ऐसा सोच सकते हो कि नहीं, बताओ। मतलब कोई एक पहली कंडीशन पे ये वैल्यूज है रेशियो देखो, और सेकेंड कंडीशन ये है, या इसको फर्स्ट कंडीशन ले लो आप 0 डिग्री की, तो ये V1 बाई T1 V2 बाई T2, मतलब अलग अलग टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम की वैल्यू कंपेयर हो रही कि नहीं। तो इस तरह की इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख पाएंगे। देखो ये सब चार्ल्स लॉ के फॉर्मेट है। इसी को हम V बाई T इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताओ। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम जो होता है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। न्यूमेरिकल सेक्शन में कोई भी फॉर्मेट यहां का इस्तेमाल हो सकता है। तो यहां से एक डेफिनेशन बन रही उसके अकॉर्डिंग, जैसा कि हमने बाय में लिखाई थी। तो हम कहेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर
फॉर गिवन मास ऑफ द गैस, फॉर गिवन मास ऑफ द गैस, ठीक है। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। हो गया कि नहीं बताओ? ये हमारा चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट है, नोट कर लें। तो जैसे अभी हम लोगों ने चार्ल्स लॉ सीखा, आप अगर एग्जाम में मान लो 1 मार्क्स में आए तो पूरा डिस्क्रिप्शन करने की कोई जरूरत नहीं, आप सीधा स्टेटमेंट लिखो और ये फॉर्मूला लिख दो बस। अगर बहुत शॉर्ट में लिखने का मन हो कभी तो पूरा एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है, आप क्या करिए सीधा ये लिखिए स्टेटमेंट और ये 2 वैल्यू लिख दिए बस, ठीक है। ऐसा ही जैसे गेलुसाक ने बताया, देखो कांस्टेंट टेम्परेचर हो तो कौन सा लॉ चलता है? बायल्स लॉ। कांस्टेंट प्रेशर हो तो अब बचा क्या? वॉल्यूम। तो इन्होंने एट कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए बोला है, तो हम कहेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर गिवन मास ऑफ अ गैस। देखो यहां वॉल्यूम प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, और यहां वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, तो क्या प्रोपोर्शनल बनेगा फिर? प्रेशर। बिल्कुल सिमिलर अगर डेरिवेशन करना चाहो तो जहां वहां वॉल्यूम यूज किया है वहां हम प्रेशर यूज कर सकते हैं, और टेम्परेचर के साथ सिमिलर एकदम सेम रिजल्ट आने वाला है। फॉर गिवन मास ऑफ द गैस प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, दैट इज बिल्कुल वैसा ही डेरिवेशन आप कर सकते हैं। तो यहां से एक रिजल्ट आएगा तुम्हारा V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। जो प्रेशर था वहां पर फॉर्मूले में P चल रहा था ना, सॉरी उसमें वॉल्यूम था क्या? हाँ, तो इसमें प्रेशर, यहां पर प्रेशर ले लेंगे बस। जैसे चार्ल्स लॉ में हमने जो यूज किया है उसी कॉन्सेप्ट को प्रेशर के साथ यहां पर सॉल्व करेंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं देखो, या फिर ऐसे लिख सकते हो P/T इज इक्वल टू कांस्टेंट। एक और स्टाइल है P प्रोपोर्शनल टू ऐसे टेम्परेचर एब्सोल्यूट। ये आप गेलुसाक में लिखेंगे, इसको भी नोट करें, फिर आगे बात करता हूं। अब एक कंक्लूजन बनता है इन लॉज से, जिसको बोलते हैं परफेक्ट गैस इक्वेशन या फिर आइडियल गैस इक्वेशन। देखो परफेक्ट गैस या आइडियल गैस हम उसको बोलेंगे जो बायस लॉ और चार्ल्स लॉ को होल्ड करे, यानी फॉलो करे। तो आइडियल गैस की डेफिनेशन की बात तो हम करेंगे बाद में, फिलहाल अब ये बता देते हैं कि ऐसी गैस जो बायल और चार्ल्स लॉ को होल्ड करे उसको हम क्या बोलेंगे? आइडियल गैस। सिर्फ इतना अभी यहां पर हम लिखते हैं, सच गैस विच होल्ड गुड समझते हो ना, ओबेज फ्रेज है, विच होल्ड गुड बायल्स एंड चार्ल्स लॉ is called आइडियल गैस। तो चलो इसकी इक्वेशन को डेवलप करते हैं, बहुत आराम से समझिएगा फिर नोट करिएगा। देखिए इस इक्वेशन को डिराइव करने का मैं एक थोड़ा टेक्निक आपको सिखा देता हूं। सबसे पहले कोई गैस ले ली हमने, उसका इनिशियल प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर T1 है। फर्स्ट कंडीशन ये हो गई। अब इसको हम चेंज कर रहे हैं, इसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं, लेकिन चेंज करते समय हम ये ध्यान रख रहे हैं कि बायल्स लॉ को होल्ड करें। किसको होल्ड करें? बायल्स लॉ। बायल्स लॉ होल्ड करने का मतलब समझते हो? टेम्परेचर ना चेंज करें या ना होने दे चेंज। तो टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ? यहां T1 ही तो बना रहेगा, T1 में तो कोई चेंज होना नहीं है। तो चेंज किस में हुआ होगा? प्रेशर में और वॉल्यूम में। लेकिन अगले स्टेप में जब चेंज करना शुरू कराएं तो बायल्स लॉ होल्ड कराएं। सॉरी बायल्स लॉ लिख चुका हूं, अच्छा चार्ल्स लॉ। तो हम लोग चार्ल्स लॉ होल्ड कराएंगे। चार्ल्स लॉ क्या कहता है हमसे कि क्या नहीं चेंज होना चाहिए? प्रेशर। और ये फाइनल स्टेट हमारी है। फाइनल स्टेट में जो प्रेशर बने वो P2, वॉल्यूम बने वो V2 और टेम्परेचर बने वो T2।
जरा इस बात को समझना है, इनिशियली प्रेशर को P1 बोला, वॉल्यूम को V1 और टेम्परेचर को T1, फाइनली जाके प्रेशर को P2, वॉल्यूम को V2, टेम्परेचर को T2। इसमें ऐसे चेंज किए जाएं दो बार, एक बार हम बायल्स लॉ के अकॉर्डिंग चेंज करें और दोबारा हम उसको चेंज करें चार्ल्स के अकॉर्डिंग। अब आप थोड़ा गौर से देखिएगा, यहां से यहां और यहां से यहां ऑब्जर्वेशन करिए आप, यहां टेम्परेचर नहीं चेंज हुआ तो क्या चेंज हुआ होगा? प्रेशर और वॉल्यूम। तो यहां प्रेशर और वॉल्यूम दोनों चेंज हो रहे हैं ना, और यहां से यहां तक क्या नहीं चेंज हुआ? प्रेशर। यानी लगातार चेंज क्या हो रहा है? लगातार वॉल्यूम चेंज हो रहा है लगातार। तो जो V1 यहां है और यहां V2 हुआ जाके, तो बीच में कुछ और रहा होगा, लगातार चेंज होना है ना, तो यहां V2 तो आएगा नहीं। अब यहां प्रेशर नहीं चेंज होना, तो यानी P2 यहां है तो P2 ही तो यहां हो चुका होगा। थोड़ा इस चीज को समझ लीजिए, अगर ये आज समझ गए कंडीशन तो आप आराम से इसको डिराइव कर लेंगे। एक कैप्सूल टाइप का मैं बता रहा हूं आपको इसको लर्न करने का। श्योर आपको क्या लेना है? 3 बॉक्स बना लो। फर्स्ट कंडीशन में P1 V1 T1 कर दो और लास्ट में P2 V2 T2 कर दो। अब आप सोचो पूरी लगातार कंटिन्यूअस कौन सी क्वांटिटी चेंज हुई? वॉल्यूम। यानी यहां से कुछ हुआ फिर और कुछ चेंज हुआ तब जाके V2 बना। तो इंटरमीडिएट में कुछ लेट करना है तुम्हें, हमने V डैश लेट कर दिया, आप कुछ और लेट कर सकते हो अगर कुछ करना चाहो। फिर यहां P2 है और इस पूरे में प्रेशर चेंज करना नहीं, तो इसका P2 यहीं बन चुका होगा, तभी तो यहां तक चला P2, तो P2 यहां बन गया। और यहां टेम्परेचर नहीं चेंज करना, तो जो T1 था वही यहां पर T1 बना, यहां से यहां तक T1 से चेंज होके T2 बना होगा। आइए मैं इसी के बेस पर आपको डिराइव करना सिखा रहा हूं, सुनिए जरा। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, पहले हमने क्या किया? बॉयल्स लॉ लगाया ना, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ ने हमसे कहा था एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और क्या हुआ था? वॉल्यूम प्रेशर में इनवर्सली था। तो देखो जो V डैश है, ध्यान देना, V डैश इनवर्सली ऑफ प्रेशर। देखो इनवर्सली है P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ऐसे समझ लो आप, इससे बेटर रहेगा। हम सीधे वो इक्वेशन उठा ले P1 V1, तो यहां देखो P1 V1 क्या है? P1 V1 ही तो है फर्स्ट कंडीशन में। देखो P1 V1 मतलब फर्स्ट की P और V, फिर सेकंड के P और V लेने, तो सेकंड के P और V क्या है? देखो P2 V डैश है ना, यहां से V डैश निकाल लो आप, तो क्या बन के आया? P1 V1 बाई P2। बोलो पहले बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ये फर्स्ट प्रोसेस हमने उठा लिया। अब सेकंड प्रोसेस की बात करते हैं। अब कौन सा लॉ यूज करना मुझे? हाँ, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। जब आप चार्ल्स लॉ ले रहे हैं तो चार्ल्स की इक्वेशन, इसमें प्रेशर कांस्टेंट था, उसमें लिखा था मैंने वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, या V1 अपान T1 इज इक्वल टू V2 अपान T2। तो यहां V1 अपान T1 करना है इस सिचुएशन से इस सिचुएशन के बीच में, इसको 1 पर इसके लिए बना, तो V1 की जगह यहां है क्या? V डैश, और T1 तो T1 है, और यहां V2 क्या है? V2, और T2 क्या है? T2। तो इसको लिखेंगे V डैश अपान T1 इज इक्वल टू V2 अपान T2। यहां से फिर V डैश निकालो, देखो तो V डैश क्या निकला? V2 T1 बाई T2। देखो जरा ध्यान से देखो, ये दोनों ही इक्वेशन सिंगल मतलब सिमिलर क्वांटिटी को फाइंड कर रही है कि नहीं? उससे V डैश को ही तो फाइंड कर रही हैं। ये V डैश इस तरह का, ये V डैश है तो एक ही वैल्यू, दोनों इक्वेट कराया जा सकते कि नहीं? तो इक्वेट कर दो इक्वेशन 1 और 2 को, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 में हमारे लिखा है P1 V1 बाई P2, और 2 में क्या लिखा है? V2 T1 बाई T2। देखो ध्यान रखना, 1 1 सफिक्स वाले एक साइड कर दो सब, और 2 2 सफिक्स वाले एक साइड कर दो। तो देखो क्या बना? P1 V1 बाई T1, P2 V2 बाई T2। दिस इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। एक फॉर्मेट ये भी है, दिस इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। पहला तो ये फॉर्मेट है। इसी को और कैसे लिखा जा सकता? और देखो जैसे P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होता है तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट लिख देते हैं ना। ऐसे P1 V1 अपान T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपान T2 हो तो हम क्या लिख सकते हैं बताओ? PV अपान T इज इक्वल टू कांस्टेंट कह सकते हैं उसी स्टाइल से। और कांस्टेंट को कोई सिंबल दे दो आप अपने मन से, कुछ भी लेट कर लो। मैंने लेट कर लिया R, लेट किया है मैंने, कुछ नाम देना था मुझे,
तो ये टी उस तरफ ले जाओ तो पीवी इज इक्वल टू क्या बना, आरटी। देखो ये 1 मोल के लिए, किसके लिए है, अगर मान लो म्यू मोल हो, फॉर म्यू मोल या एन मोल जो भी आप कहना चाहो सिंबल, तो यहां पर म्यू या एन से प्रोडक्ट हो जाएगा, तो फिर फॉर्मूला क्या बना, म्यू आर टी। दिस इज आल्सो आइडियल गैस, वो भी आइडियल गैस इक्वेशन थी, वहां भी म्यू मोल के लिए आप यहां एन या म्यू से मल्टीप्लाई कर सकते थे। दूसरा आइडियल गैस इक्वेशन इस स्टाइल से लिखा जाता है, दिस इज आल्सो, दिस इज अ फॉर्म ऑफ, ये भी एक फॉर्म है आइडियल गैस इक्वेशन। ये जो आर है ना, इसको गैस कांस्टेंट बोलते हैं। आर को क्या बोलते हैं, हाँ, आर इज गैस कांस्टेंट। इतना नोट करो, फिर आगे की बात करते हैं हम आपसे। समझ में आया कि नहीं? देखिए जो गैस इक्वेशन अभी हमने सिखाया आपको, इसको हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो म्यू होता है, इसको हम नंबर ऑफ मोल्स कहते हैं। आपने मोलर कॉन्सेप्ट सीखा होगा, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है वैसे ग्राम मास, नहीं याद है किसी को, और अपान या गिवन मास, ग्राम मास जो भी कहते हैं, मॉलिक्यूलर मास होता कि नहीं होता है। इस कॉन्सेप्ट से अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए हम इसको फॉर्म करना चाहें, इसी इक्वेशन को मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के फॉर्म में। अब मैं बता देता हूं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती, या बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कैसे लिखते हैं। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट समझ लीजिए, इसको के बी तो मैंने सिंबल दे दिया, ये रेशियो होता है गैस कांस्टेंट बाय एवोगाद्रो नंबर। ध्यान रखिएगा इस बात को, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को सिंबल दे दिया मैंने के बी, ये आर बाई एन ए होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से या एवोगाद्रो नंबर से। तो यहां से आर को हम रिप्लेस कर सकते हैं, देखो के बी और एन ए कर सकते हो कि नहीं बताओ। अच्छा, हम लोग यहां पर आर को रिप्लेस करने जा रहे हैं, तो अब देखो फॉर्मूला क्या बना, देखो नाउ पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी है फॉर्मूले में, पीवी इज इक्वल टू क्या है, म्यू आर टी, और आर की जगह हमने क्या यूज कर लिया, के बी एन ए। देखो अब टी बचा खाली, देखो इसमें से म्यू मतलब नंबर ऑफ मोल्स है, देखो ध्यान देना, और एन ए क्या है, एवोगाद्रो नंबर है, इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या होता है भाई, ये मोल्स का नंबर हो गया, और एवोगाद्रो नंबर क्या होता है, 1 मोल में मॉलिक्यूल्स का नंबर, इनका मल्टीप्लाई करोगे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। तो इसके लिए हमने सिंबल बदल दिया, तो पीवी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बना, एन के टी भी लिख सकते हो, एन के बी टी। यहां एन का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स के लिए है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के फॉर्मेट में भी अगर लिखना चाहें आप, तो आप आइडियल गैस इक्वेशन लिख सकते हैं। एक बात और सुन लीजिए, गैस कांस्टेंट का अगर आपसे पूछा जाए यूनिट ऑफ गैस कांस्टेंट, यानी आर का यूनिट और डायमेंशन बनाना चाहता हूं मैं, तो पीवी इज इक्वल टू, अभी हमने क्या सिखाया आपको, पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी सिखा दिया। तो आर का बनाना है तो पीवी बाई म्यू टी बना, यहां से यूनिट बनाओ, प्रेशर की क्या होती भाई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम की क्या हो गई, मीटर क्यूब। समझ ली ना बात को। नंबर ऑफ मोल्स के ये है तो मोल बोलते हैं इसकी यूनिट को, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, केल्विन। तो फिर देखो यहां न्यूटन मीटर हो गया, देखो ध्यान से, बाई मोल और केल्विन हुआ कि नहीं हुआ बताओ। और न्यूटन मीटर का प्रोडक्ट पता है जूल होता है, तो इसकी एक यूनिट आप लिख सकते हो, देखो जूल पर मोल पर केल्विन। देखो ध्यान से समझना, ये यूनिट बन गई। हम इसी से डायमेंशन फॉर्मूला बना सकते हैं, देखो डायमेंशन फॉर्मूला, जूल की क्या होती है, ml2 मोल को आप अगर नंबर के कंसीडर में ले तो डायमेंशनलेस कह सकते हैं, लेकिन आजकल हम लोग मोल को MOL डायमेंशन लिखते हैं इसकी, और केल्विन की के हो गई। तो ये सब मिलाकर के देखो क्या बनने वाला है, देखो ml2 K इनवर्स मोल इनवर्स। अच्छा एक बात और सुन लो, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का अगर पूछ दिया जाए आपसे यूनिट और डायमेंशन जो भी है,
यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ केबी। केबी मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। आइए यही फॉर्मूला फिर उठाएंगे, लेकिन जो पीवी इज इक्वल टू करते थे म्यू आर टी, उसकी जगह क्या हुआ, एन केबीटी। क्या हुआ, एन केबीटी है तो बनाया अभी हमने। हम केबी का बनाना चाहते हैं इस बार, देखो तो पीवी इज इक्वल टू पीवी अपान एन टी बना, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ये तो प्योर नंबर है। नंबर क्या डायमेंशन रखता है, क्या यूनिट रखता है, क्या नहीं, तो ये एन का कोई मतलब यूनिट वो नहीं बनेगा। तो पी का हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसका हो गया मीटर क्यूब, और इसका हो गया केल्विन। तो यहां पर ऊपर क्या बचा, न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर को क्या बोल दोगे, जूल। तो जूल पर केल्विन, तो इसकी यूनिट हो गई बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की। इसकी डायमेंशनल फार्मूला अगर आप बनाना चाहें तो जूल का क्या होता है, ml2t-2 अपान के, तो क्या बना ml2t-2 के इनवर्स। बोलो भैया लोगों, डायमेंशनल फार्मूला बना चुके हम लोग, इसको नोट करो पहले। तो देखो आर की जो डायमेंशनल फार्मूला है के का, तो आप सीख गए, इसकी वैल्यू भी आप तैयार कर लीजिए। कभी कभी न्यूमेरिकल्स में हमें नीड पड़ती है, कहीं लिखने को आ जाए, तो देखो आर की जब वैल्यू निकालते हैं हम एनटीपी पे, एनटीपी समझते हो ना, हाँ नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे, तो 8.31 जूल पर केल्विन पर मोल आता है। इसको अगर हम केबी में लाना चाहें यानी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो मैं बता ही चुका हूं केबी का मतलब क्या होता है, आर बाई एन ए। क्या होता है, आर की वैल्यू आप जान गए हो, एन ए मतलब क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर। तो अगर आप चाहो तो आप इसकी वैल्यू 8.31 में 6.023 और 10⁻23 होता ना एवोगाड्रो नंबर, डिवाइड कर दो तो आप यहां पहुंच जाएंगे 1.38 10⁻23 पर। नोट कर लीजिए इसको भी भाई।